दिल्ली में बीजेपी नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में बीजेपी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक का एक सूत्रीय कार्यक्रम था। एक सूत्रीय उद्देश्य को लेकर यह बैठक हो रही थी। लोकसभा का चुनाव कैसे लड़ा जाए, चुनाव में किस किस महत्वपूर्ण राजनेता को चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी सौंपी जाए, चुनाव लड़ने का क्या पैमाना होगा, किस आधार पर टिकटों का बंटवारा किया जाए। जब ये सारी बातें तय हो रही थी तो पूरे देश भर के बीजेपी सांसदों की धड़कनें बढ़ी हुई थी। एक खबर सूत्रों के हवाले से निकलकर आती है कि 130 सांसद बीजेपी में ऐसे हैं जिनके टिकट पार्टी इस चुनाव में काट सकती है। उत्तराखंड में कौन से नेता हो सकते हैं जिनके टिकट पर संकट मंडरा रहा है, और जो पैमाना पार्टी ने सेट किया है उसके आधार पर पहला नंबर किसका हो सकता है। यह बात लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं। तमाम जानकारियां विस्तार से आप तमाम सम्मानित दर्शकों के सामने मैं साझा करूंगा, लेकिन मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मेरा आग्रह है, इस खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा। खबर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, इस पर अपनी राय जरूर जाहिर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। देश भर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मद्देनजर एक माहौल बनाने में जुटी हुई है। टिकट बंटवारे को लेकर प्रदेश स्तर से लेकर दिल्ली तक लगातार मंथन हो रहा है। कभी बीजेपी और संघ के पदाधिकारियों के बीच में बैठक होती है तो कभी सरकार और संगठन के महत्वपूर्ण लोग आपस में चर्चा करते हैं। चर्चा का उद्देश्य अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसकी मंशा सिर्फ एक ही होती है। जिन विषयों पर भी चर्चा हो रही होती है वो सीधा लोकसभा चुनाव से जुड़े हुए हों। हाल ही में देहरादून में संघ और सरकार की लंबी चौड़ी चर्चा हुई। 2 दिन तक सरकार और संघ और पार्टी तमाम बड़े नेता एक मंच पर आकर संघ के कार्यालय में ही आकर जुटे हुए थे। मंशा औपचारिक रूप से बताई गई कि यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चा हो रही है और इसे कैसे प्रदेश के निवासियों तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर सरकार, संगठन और संघ मंथन कर रहा है। लेकिन जब माहौल चुनाव का हो तो चुनावी सरगर्मियां भी होती हैं। लोकसभा चुनाव में कौन कौन दावेदार हैं इस पर भी चर्चा हो रही होती है। भले ही औपचारिक रूप से यहां पर चर्चा नहीं हुई हो, भले ही औपचारिक रूप से उत्तराखंड या देहरादून में टिकट बंटवारे को लेकर चर्चा नहीं हुई हो, फिर भी धड़कनें सबकी बढ़ी हुई है और चर्चा हर कोई अनौपचारिक रूप से भी कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि 3 ऐसे मुख्य बिंदु तय किए गए हैं जो किसी भी नेता के टिकट पाने के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। 3 क्राइटेरिया बनाया गया है। पहला, जो कैंडिडेट इस बार चुनाव लड़ेगा, 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ेगा, उसकी उम्र 70 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यह एक बड़ा आधार है। दूसरा आधार बताया गया है कि सुरक्षित सीट जो होगी, मतलब बीजेपी अपने स्तर से, संघ अपने स्तर से सर्वे कराता है और उसमें सुरक्षित और अति सुरक्षित सीट का जो पैमाना है उस सीट पर भी सांसद का टिकट कट सकता है। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जो भी सांसद 3 बार लगातार चुनाव जीत चुका हो उसका टिकट भी काटा जा सकता है। यानी 3 महत्वपूर्ण आधार तय कर दिए गए हैं जिसके जरिए तय किया जाएगा कि किसको टिकट देना है और किसको नहीं। अब हम चूंकि उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड में ऐसा कौन सा सांसद है जो 3 बार लगातार चुनाव जीता हो? ऐसा कौन सा सांसद है जो 70 वर्ष की आयु पार कर चुका हो? और ऐसी कौन सी सीट है जो अति सुरक्षित की कैटेगरी में भारतीय जनता पार्टी ने रखी हो? अति सुरक्षित सीट का मतलब यह है कि जहां पर जीत हासिल करना पार्टी के लिए बेहद आसान है। यानी इस सीट पर किसी को भी टिकट देगी पार्टी अपने कार्यकर्ता को
तो उसकी जीत का रास्ता आसान होगा और वो संसद तक बहुत आसानी से पहुंच सकता है। अंदाजा लगाइए, 5 लोकसभा की सीटें उत्तराखंड में हैं। सबसे पहला आकलन यह आता है कि ऐसा कौन सा सांसद है जो 3 बार चुनाव जीत चुका हो। अब 2014 में जो नई बीजेपी का उदय हुआ था, नरेंद्र मोदी की जो लहर चली थी, तब से लगातार सांसद जीतते आ रहे हैं। दूसरी बार के सांसद हैं रमेश पोखरियाल निशंक। दूसरी ही बार की सांसद हैं टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी। ये दोनों लोग 2-2 बार के सांसद हैं। अजय टमटा अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट से हैं, वो भी लगातार 2 बार सांसद बन चुके हैं। तीरथ सिंह रावत और अजय भट्ट 1-1 बार के सांसद हैं। बात यहां पर आकर अटकती है, अब इनमें सबसे उम्रदराज कौन सा सांसद है? इन सब में सबसे उम्रदराज टिहरी की सांसद माला राज्य लक्ष्मी हैं। वो 74 वर्ष की आयु पार कर रही हैं। यानी 2 ऐसे पायदान हैं जिन पर माला राज्य लक्ष्मी का टिकट कट सकता है। अब अगर तीसरे क्राइटेरिया को हम देख लें तो तस्वीर बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। अति सुरक्षित सीट में 2 सीट बीजेपी की है। एक तो गढ़वाल संसदीय सीट, जिसे पौड़ी गढ़वाल भी कहा जाता है, और दूसरी टिहरी संसदीय सीट। यह बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीटों की जो कैटेगरी है उसमें आता है। और एक बात आपको और बताऊं कि माला राज्य लक्ष्मी 2 बार की नहीं, लगातार 3 बार की सांसद हैं, क्योंकि 2012 का उपचुनाव माला राज्य लक्ष्मी जीती थी। उस समय उन्होंने टिहरी सीट पर साकेत बहुगुणा को हराया था। साकेत बहुगुणा विजय बहुगुणा के बेटे हैं। जब विजय बहुगुणा 2012 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे तो साकेत बहुगुणा को उपचुनाव में उतारा गया था और बीजेपी ने कांग्रेस से वो सीट छीन ली थी। आंकड़ों पे थोड़ा सा हम चर्चा जरूर करते हैं। हमारे आंकड़े क्या कहते हैं ये भी मैं आपको बताऊं। 2012 में जो बाय इलेक्शन हुआ था उसमें 48% वोट मिले थे बीजेपी को। हालांकि जो उम्मीद बीजेपी की होती है वो 50% से ज्यादा की होती है, लेकिन 48% वोट बीजेपी को मिले थे और 44% वोट कांग्रेस को मिले थे। अगर इनको हम वोटों में कन्वर्ट करते हैं तो 2,45,900 के आसपास वोट बीजेपी को मिले थे। यह 2012 के उपचुनाव की बात है, विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बने थे। दूसरा चुनाव जो रानी ने लड़ा था, माला राज्य लक्ष्मी ने, वो 2014 में लड़ा था और जो 2014 में आंकड़ा आया था उसमें बहुत महत्वपूर्ण यह चुनाव था। 58% वोट बीजेपी को मिले थे और 33% वोट कांग्रेस को मिले थे। उस समय भी साकेत बहुगुणा चुनाव लड़ रहे थे। विजय बहुगुणा उस समय भी मुख्यमंत्री थे। साकेत बहुगुणा को जो वोट मिले वो लगभग उतने ही थे जितने उनको 2012 में मिले थे, लेकिन उनका वोट प्रतिशत घट गया था और बीजेपी को 4,47,000 के आसपास वोट मिले थे। ये एक बड़ा नंबर है, ये एक बड़ा आंकड़ा है। 2019 का चुनाव और भी ज्यादा महत्वपूर्ण था और जब 2019 का चुनाव हो रहा था तो बीजेपी को 65% वोट मिले थे और पिछले चुनाव के मुकाबले ये 7% ज्यादा थे। कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। 2014 में उसको 2,54,55,000 वोट मिले थे और 2,64,000 वोट 2019 में कांग्रेस को मिले थे, लेकिन बीजेपी को 5,65,000 वोट मिल गए थे। यानी सबसे ज्यादा सुरक्षित सीट जहां 65% वोट बीजेपी को मिले हों, पिछले चुनाव के मुकाबले 7% का इजाफा हुआ हो, वो सीट बीजेपी के लिए सबसे सुरक्षित सीटों में से आती है। तो आकलन यह कहता है कि जो 3 पैमाने बीजेपी ने तय किए हैं, उम्र 70 से ज्यादा ना हो, अति सुरक्षित सीट और 3 बार लगातार वो सांसद व्यक्ति रहा हो, तो इन तीनों सीटों पर टिहरी की सांसद बैठती हैं फिट, यानी उनका टिकट कट सकता है। इस तरीके का अनुमान पार्टी के भीतर भी बड़े बड़े दिग्गज लगा रहे हैं। अब जब किसी का टिकट कटने की बात होती है
तो वहां संभावित दावेदारों की भी चर्चा होती है कि अगर महारानी राज्य लक्ष्मी का टिकट कटेगा तो वहां से दावेदार कौन होगा। तो दावेदार तो बहुत सारे हैं, वैसे ही अति सुरक्षित सीट है, जिसको टिकट मिलेगा उसके जीत की संभावनाएं कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा होंगी। यही अति सुरक्षित सीट का पैमाना बीजेपी ने बनाया है। तो कुछ नाम हैं जो चर्चाओं में आते हैं। सबसे पहला नाम आता है सुबोध उनियाल का, जो वर्तमान में वन मंत्री हैं। और सुबोध उनियाल अपनी औपचारिक रूप से भी दावेदारी पेश कर चुके हैं। हालांकि वो कहते हैं कि पार्टी जो तय करेगी वही उसको फॉलो करेंगे। ये बीजेपी के या कांग्रेस के या किसी भी नेता का एक स्वाभाविक बयान होता है, लेकिन सुबोध उनियाल अपना दावा जहां उनको करना चाहिए वहां कर चुके हैं। वो एक अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो कर्मस्थली है वो देहरादून रही है और देहरादून की ज्यादातर क्षेत्र जो है वो टिहरी संसदीय सीट में आते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत का दावा पौड़ी गढ़वाल से भी हो सकता है, त्रिवेंद्र सिंह रावत का दावा हरिद्वार संसदीय सीट से भी हो सकता है, लेकिन टिहरी से भी उनका दावा हो सकता है। वो लगातार पूरे गढ़वाल भर का दौरा कर रहे हैं, कुमाऊं का भी दौरा करते हैं, लेकिन संसदीय सीट की अगर हम बात करते हैं तो तीनों जगह में से वो कहीं पर भी फिट हो सकते हैं। देहरादून में उनकी टिहरी संसदीय सीट से उनकी दावेदारी हो सकती है। एक नाम आता है विनोद चमोली का। विनोद चमोली देहरादून के 2 बार के मेयर रह चुके हैं। विनोद चमोली 2 बार के विधायक हैं धर्मपुर विधानसभा सीट से, और विनोद चमोली का नाम एक बार बहुत तेजी से चला था प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए, लेकिन वो कहीं चूक गए थे। एक चिट्ठी वायरल हो गई थी उनके नाम की, लेकिन वो कहीं चूक गए थे और हो सकता है पार्टी उनके नाम पर मंथन कर भी रही हो। संभावनाएं तलाशने की कोशिश कई बार की जाती है और विनोद चमोली से संघ के कई बड़े पदाधिकारियों की मुलाकात पिछले कुछ हफ्तों में या कह लीजिए 2-3 महीनों में हुई है और इस बात का आकलन लगाया गया है कि कहीं ना कहीं ये मुलाकातें लोकसभा चुनाव के मद्देनजर या प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में हो सकती हैं। लोकसभा चुनाव ज्यादा मतलब अपेक्षित लगता है जो मुलाकातें हुई हैं। एक नाम आता है मुन्ना सिंह चौहान का। ये यमुना घाटी के एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। मुन्ना सिंह चौहान का नाम भी कई बार टिहरी संसदीय सीट पर उभरता हुआ नजर आता है। और किशोर उपाध्याय एक ऐसा नाम है जो पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। किशोर उपाध्याय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे, राज्य मंत्री वो रहे थे एनडी तिवारी की सरकार में, और गांधी परिवार के काफी नजदीकी माने जाते थे। लेकिन गांधी परिवार के जितने नजदीकी हैं वो उनका साथ समय समय पर छोड़ते रहे हैं। किशोर उपाध्याय ने भी वो साथ 2022 के चुनाव से ठीक पहले छोड़ दिया था। बीजेपी के टिकट पर वो टिहरी विधानसभा से लड़े थे। उनके प्रचार में बकायदा योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे थे और किशोर उपाध्याय वो चुनाव जीत गए थे। तो और ऐसा बताया जाता है कि किशोर उपाध्याय भी कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी को प्रस्तुत करते रहे हैं। देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि किसके नाम पर बीजेपी अपनी सहमति जताती है, किसको ऐसा व्यक्ति वो समझती है जो संसद में जाएगा, टिहरी संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व करेगा, गढ़वाल क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व उसको कह सकते हैं, वो कौन व्यक्ति होगा। इसके लिए अभी देखना काफी महत्वपूर्ण है कि जब क्राइटेरिया पर चर्चा हो रही होगी तो किस किस के नाम पर बातें होती हैं। किशोर उपाध्याय गढ़वाल के नेता के तौर पर जाने जाते हैं। सुबोध उनियाल गढ़वाल और देहरादून में काफी सक्रिय रहते हैं। विनोद चमोली देहरादून के मेयर रह चुके हैं। वो दावा करते हैं कि बड़े क्षेत्र पर बतौर मेयर उनको काम करने का, सेवा करने का मौका मिला है। मुन्ना सिंह चौहान भी विकासनगर और आसपास के क्षेत्र में काफी सक्रियता दिखा चुके हैं। तो ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि अपना दावा ये कितनी मजबूती से रखते हैं और पार्टी किसे चुनती है अपना संसद सदस्य बनाने के लिए, किसे टिकट देती है। आखिर में चुनना जनता को है, लेकिन वो नेता कौन होगा जिसके लिए पब्लिक को वोट करना है। देखना यह है किसे इस लायक समझा जाता है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।